नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 कृतिका का पाठ माटी वाली का मैं सेकेंड पार्ट बनाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुकी हूँ, तो उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर और हिंदी व्याकरण बहुत ही आसान रूप में मैं समझाई हूँ, तो उसको आप आसानी से समझ लेंगे। और उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सेकेंड पार्ट जानेंगे माटी वाली के बारे में। सेकेंड पार्ट में देखते हैं लेखक क्या बता रहे हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि माटी वाली किस तरह से घर घर माटी दिया करती थी, और उनको जिसके घर में माटी वाली माटी दी थी, तो मालकिन उनको चाय और रोटी खाने के लिए देती हैं। तो माटी वाली वहाँ पर चाय पी है। और इसमें पार्ट 2 में बताया जा रहा है कि माटी वाली जब चाय पीती हैं तो क्या बोलती हैं, चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया। तो जब चाय पीने के लिए माटी वाली को मालकिन देती है, तो उस समय उनको बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ रोटी खाने में। तो इस पर माटी वाली बोलती है, चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है। मतलब जिस तरह हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं और अच्छा लगता है, तो इसी तरह चाय जो है साग के जैसा ही अच्छा लगता है। तो इस पर जो है मालकिन बोलती हैं कि भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया। मतलब यहाँ पर कह रही हैं कि भूख मीठी की भोजन मीठा। तो इस पर मालकिन बोल रही हैं कि जब भूख लगती है तो क्या होता है, आदमी अगर कभी किसी को भूख लगती है तो साधारण से साधारण चीज़ भी उसको बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब मीठा लगता है, उसे खाने में स्वादिष्ट लगता है। लेकिन अगर भूख नहीं हो, पेट भरा हो, और वहाँ पर कितना भी अच्छा व्यंजन रख दिया जाए, तो उसको खाने में रुचि नहीं होती है। तो इसी बात को यहाँ बता रही है मालकिन कि भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया। भूख मीठी की भोजन, यानी भूख लगती है तो कोई भी साधारण से साधारण चीज़ भी अच्छा लगने लगता है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। अब माटी वाली पूछ रही हैं, जिस गिलास में उनको पीतल के गिलास में चाय मिला, तो माटी वाली पूछ रही हैं कि इस पीतल के गिलास को अभी तक आप मालकिन संभाल कर रखे हैं। पूरे बाजार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास, क्योंकि वह तो घर घर जाया करती थी तो देखती थी किसी के घर में पीतल के गिलास में उनको चाय नहीं मिलता था। तो इसीलिए बोल रही है कि आप तो बहुत ही संभाल कर पीतल के गिलास को रखी हुई हैं। तो आगे मालकिन बता रही हैं कि इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। तो यहाँ पर बोल रही हैं कि कई बार खरीदार जो है खरीद करने के लिए उनके घर के चक्कर काट रहे थे कि पुराने बर्तन वगैरह जो भी है बेचने वाले आए थे वहाँ पर खरीदने वाले, लेकिन मालकिन कभी भी अपने इस पीतल के पुराने गिलास को उसको नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वे यही सोचती हैं कि पुरखों, मतलब जो दादा परदादा होते हैं, पुराने नाना दादा जो होते हैं, उनके गाढ़ी कमाई यानी मेहनत के कमाई से जो यह सब उनको शादी में मिला होगा पीतल का बर्तन, गाढ़ी कमाई यानी मेहनत की कमाई से, तो उसको वे हराम के भाव नहीं बेचना चाहती हैं। मतलब क्या होगा, अगर इस गिलास को या टूटा फूटा जो भी उनके पास पुराने बर्तन है उसको अगर बेच भी देती तो बहुत कम ही पैसे मिलते, और उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए वे इस सब पुराने चीज़ को संभाल कर रखी हुई हैं। तो इसीलिए वे कहती हैं कि पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं करता। मतलब हराम के भाव मतलब यही 2-4 रुपए के भाव से मेरा
दिल नहीं करता है कि इस सामान को बेच दूं। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिन में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसा तो जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें। तो वे कह रही हैं कि देखो, यह जो पीतल का गिलास तुम देख रही हो, यह हमें नहीं मालूम है कि कितने वे लोग अपने जीभ पर कंट्रोल करके, हमारे दादे परदादे नाना वगैरह जो भी होते थे, वे लोग कितने अपने आप को जीभ पर कंट्रोल करके, मतलब कोई अच्छा चीज़ नहीं खा पाते थे, एक एक पैसे बचाते थे इस चीज़ को खरीदने के लिए, और उनका जीभ जो है स्वादिष्ट चटपटी चीज़ नहीं खा पाते थे, मन महसूस कर उनको रहना पड़ता था, और 2-2 पैसे जमा करके इस पीतल के बर्तन को खरीदे होंगे। उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारी लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत ही नहीं रह गई है, और जो भी चीज़ें उन लोगों ने खरीदे हैं आज के समय में उसकी कोई कीमत नहीं रह गई है। बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो, ज़रा दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और कह रही हैं कि जब तुम बाज़ार जाओगी और पीतल का भाव पूछोगी तो दाम सुनकर, मतलब इसका प्राइस सुनकर दिमाग चकराने लगेगा। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं, और कह रही हैं कि यही पीतल का चीज़ अगर तुम बाज़ार जाओगी खरीदने तो इतना अधिक भाव है पीतल का कि वहाँ पर दिमाग चकराने लगेगा, मतलब बहुत आश्चर्य लगने लगेगा। और ये व्यापारी जो होते हैं खरीदने वाले, जो भंगार वाले होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, हराम के भाव, मतलब कम दाम में सारे बर्तन ले जाते हैं और तमाम भांडे बर्तन वो ले जाते हैं। कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। कांसे ब्रॉन्ज को कहा जाता है। तो कह रही है पहले के जो कांसे के बर्तन होते थे वह भी अब तुमको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी घर में नहीं मिलेगा। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई पड़ेंगे या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। और कह रही हैं कि इतनी लंबी बात सोचते बाकी लोग नहीं सोचते। अब जिस घर में जाओ वहाँ पर क्या है, जो चीज़ मैं सोच रही हूँ कि पुरखों की चीज़ को सुरक्षित रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए, इन सब के बारे में आज के लोग नहीं सोचते हैं। और अब जिस घर में जाओ वहाँ स्टील के बर्तन दिखाई देंगे, स्टील के भांडे दिखाई देंगे या कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। तो मालकिन बोल रही हैं कि अपना जो कोई चीज़ होता है उसका मोह बहुत ही बुरा होता है। मोह इसलिए है क्योंकि मेरे दादे परदादे इस चीज़ को दिए हैं, मेरे माँ पिता इस चीज़ को दिए हैं, तो इस बर्तन से मोह हो जाता है। पर यहाँ पर मालकिन यह भी कहती हैं कि यह सब मैं जब सोचती हूँ तो मेरा मन पागल हो जाता है। अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। तो इस पर जो है माटी वाली बोलती हैं कि ठकुराइन जी, जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं न कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई नहीं है। अब ठकुराइन कह रही हैं, ठकुराइन को माटी वाली कह रही हैं कि आप तो कह रही हैं इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है बांध टूट जाए, पानी आ जाए शहर में, इसके बारे में बोल रही हैं। तो इस पर माटी वाली कह रही हैं कि जिसको ज़मीन जायदाद है वे तो कहीं ना कहीं उनको ठौर ठिकाना है, रह जाएंगे, पर मेरा क्या होगा, मैं तो गरीब हूँ, मेरे तरफ देखने वाला भी कोई नहीं है, तो मैं कैसे रह पाऊँगी। और फिर क्या होता है, चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली के बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। फिर जो चाय पी रही थी माटी वाली, तो चाय खत्म करके क्या करती हैं, एक हाथ से अपना कपड़ा उठाया और दूसरे खाली कंटर जो वहाँ पड़ा हुआ था जिसमें मिट्टी लाती थी वह उठाई और उस घर से फिर सामने वाले के घर में चली जाती हैं। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। और दूसरे घर में भी जाती हैं तो मिट्टी वाली को वहाँ से भी
क्या आदेश मिला कि किसी भी हालत में कल तुम्हें मिट्टी मेरे घर में देना है। और फिर उसे 2 रोटियां वहाँ से भी मिल जाती है। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध ली। मतलब फिर क्या किया, अभी तो तुरंत चाय और रोटी खाई ही थी, इसलिए 2 रोटी जो उसे फिर मिला था उसको वो क्या करती है, कपड़े के दूसरे छोर में इस रोटी को भी बांध लेती है। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही हैं, और उस कपड़े में बांध भी रही होती हैं और बोल भी रही होती है, सोच रही होती है कि क्या होगा अगर कोई मुझे कपड़े में रोटियां बांधते भी देख लेगी तो कोई बात नहीं, मैं अपने बूढ़े के लिए मतलब अपने पति के लिए ले जा रही हूँ। उसके घर पहुँचते ही अशक्त बूढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। और जब वह घर पहुँचती है तो बेचारा बूढ़ा तो बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वह दया की नज़रों से उसकी ओर देखने लगता था कि कुछ न कुछ लाई होगी। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है और वह यह सोचता है कि अब आ गई है तो माटी वाली के बारे में कि आ गई है तो अब खाना भी बनाएगी। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। अब वह इस बात को सोचती जा रही है कि आज मैं जब घर जाऊंगी तो यह जो 3 रोटियां मेरे पास है उसको मैं अपने बूढ़े पति को दे दूंगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का, और जब रोटियां देखेगा मेरा पति तो उसका चेहरा जो है खिल उठेगा, यानी खुश हो जाएगा। आगे बता रही हैं कि साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मिट्टी की भोजन मीठा। और फिर यह सब सोचती हुई जा रही है कि मैं जाऊंगी और अपने पति को यह रोटी दे दूंगी, और फिर मेरा पति बोलेगा, मैं अपने पति को बोलूँगी कि साग तो कुछ है नहीं, मतलब सब्जी तो कुछ नहीं है, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, यानी उसका पति कहेगा कि भूख मीठी की भोजन, यानी अगर भूख लगी होती है तो सूखी रोटी भी मीठा लगता है, अच्छा लगता है। तो इस बात को वह सोचते हुए जा रही है। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, मतलब वह काफ़ी दूरी है जहाँ से वह मिट्टी ढोकर पहुँचाती है गांव, और माटी वाली का जो घर है, दोनों में वहाँ बहुत दूरी है। कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुँचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। मतलब इतना दूरी है घर का कि 1 घंटा उसको जाने और 1 घंटा आने में लग जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वो अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है, और जब घर पहुंचती है तो उस समय रात होने लगता है। उसके पास अपना कोई खेत भी नहीं है, जमीन का एक भी टुकड़ा भी नहीं है। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। जो झोपड़ी में रह रही है माटी वाली, वह झोपड़ी भी उसका नहीं है, वह झोपड़ी एक ठाकुर का जमीन है, उसी पर वह अपना झोपड़ी बना दी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी पड़ती है। यानी उस घर के बदले उस जमीन पर रहने की एवज, मतलब उस जमीन पर रहने के कारण क्या हो रहा है, उस भले आदमी जो ठाकुर जी हैं उसके घर में भी बेगार में, मतलब बिना पैसे का उसको काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ठाकुर जो है अपना वहाँ जमीन दिया है तो उसके घर में बिना पैसे का माटी वाली काम करती है। आगे बता रहे हैं कि नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए, अपने बुढ़ों को कोरी रोटियां नहीं देगी। आगे बता रही हैं कि आज वह एक गठरी में बदले गए, अपने बुढ़े को कोरी रोटी मतलब खाली रोटियां नहीं देगी, यह सोच रही है। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। आगे माटी वाली के बारे में बता रही है कि जब माटी वाली फिर गई हैं माटी लाने, तो उसके बाद सोच रही हैं कि आज हम क्या करेंगे, अपने बूढ़े को खाली रोटी मतलब सादा रोटी नहीं देंगे, आज उसको कुछ न कुछ सब्जियां के साथ रोटी देंगे। तो वो क्या करती है, 1 पाव प्याज खरीद लेती है। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। तो आज
माटी वाली को बहुत ही अपने पति के ऊपर दया आ रही है। वह बोल रही है कि आज मैं अपने पति को सादा रोटी नहीं दूंगी, आज मैं क्या करूंगी, घर जाते ही सबसे पहले प्याज को कूटूंगी, प्याज को फिर तलूंगी, तब मैं अपने पति को रोटी के साथ इस प्याज की सब्जी को दूंगी। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब वह सोच रही है कि पहले तो वो 2 रोटी खाते थे, अब तो धीरे धीरे उसके शरीर से शक्ति गायब होती जा रही है, मतलब बूढ़े हो चुके हैं, नहीं खा पाते हैं अधिक, तो बहुत करेंगे तो 1 रोटी खा सकेंगे, और नहीं तो हद से हद क्या, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 रोटी वो खा पाएंगे। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता, क्योंकि जब बूढ़े हो जाते हैं लोग तो पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, तो खाना इसीलिए अधिक खा लेने के बाद पचता भी नहीं है। बाकी बची 1.5 रोटियां से माटी वाली अपना काम चला लेगी, और सोच रही है कि बाकी जो 1.5 रोटियां बची होगी तो उससे वो क्या करेगी, अपना काम चला लेगी, क्योंकि उनको 3 रोटियां मिली थी। तो इसी बात को वो बोल रही हैं कि अब मैं 1.5 रोटी मैं खा लूँगी, 1.5 रोटी अपने पति को दे दूँगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी थी, क्योंकि वह 1 रोटी तो चाय के साथ पहले खा चुकी थी। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई, और वह अपने घर पहुंच जाती है। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। अब बता रहे हैं लेखक कि यह तो सोच तो रही थी, लेकिन जब वह पहुंचती है वहाँ तो देखती है कि उनका पति मर चुका होता है। और माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं, क्योंकि जब माटी वाली जैसे ही झोपड़ी में पहुंचती थी तो उसका पति चौंक करके देखता था उसको, लेकिन आज वह देखा भी नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा, और माटी वाली घबरा गई कि आज तो चौंका नहीं, मेरे तरफ देखा भी नहीं, और उसको जो कुछ शंका हुई थी कि कुछ हो तो नहीं गया, और जब जाकर देखती है तो देखती है कि अब संसार को छोड़कर वह जा चुका था, यानी वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, अपने संसार को छोड़कर वह जा चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी। अब आगे बता रहे हैं कि टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। अब आगे टॉपिक्स, आगे का जो पैराग्राफ है इसमें यह बताया जा रहा है कि टिहरी बांध, वहाँ पर जो टिहरी बांध का बात है, तो टिहरी बांध के जो पुनर्वास के साहब होते हैं वे माटी वाली से पूछते हैं कि वह कहाँ रहती है, तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। वह कहती है कि तुम तहसील से अपने घर का सर्टिफिकेट ले आना। तो इस पर माटी वाली बोलती है, मेरी जिंदगी में इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। बोल रही है कि मेरी तो जिंदगी इस शहर में माटी देने में ही गुजर गई है साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। तो इस पर वो साहब पूछते हैं, वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देंगे। तो माटी वाली बोलती है, माटा खान तो मेरी रोजी है साहब, यानी माटा खान से मेरी कमाई होती है, जीने का वही एक सहारा है माटा खान। तो इस पर वो साहब बोलता है, बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी? यहाँ पर बता रही हैं कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, ये जो बांध बन जाएगा तो मैं क्या खाऊंगी, क्योंकि माटा खान भी सब खत्म हो जाएगा। तो इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, यह बात तो तुम्हें खुद ही तय करनी पड़ेगी। आगे बता रहे हैं कि टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है, शहर में पानी भरने लगा है, शहर में आपाधापी मची हुई है, और टिहरी बांध की जो 2 सुरंग थी उसको बंद कर दिया गया है, और शहर में पानी भरने लगा है। 2 सुरंगों को बंद करने के बाद क्या हो गया है, शहर में पूरा पानी भर गया है, और शहर में आपाधापी मची है, मतलब पूरे शहर में भाग दौड़ हो रहे हैं। पानी भरने के कारण लोग बाहर जा रहे हैं, गांव छोड़ छोड़ कर लोग भाग रहे हैं, शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल श्मशान घाट डूब गए हैं, और पानी भरने से क्या हुआ, श्मशान घाट जो पानी के किनारे ही अक्सर श्मशान घाट बनते हैं, तो जैसे ही पानी भर गया है तो उस समय क्या हुआ, श्मशान जितने भी थे
वह सब डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि माटी वाली किस तरह से अपने झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजड़ना चाहिए। और वह देख रही है कि लोग जा रहे हैं गांव छोड़कर, तो वह यही कह रही है कि गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजड़ना चाहिए, मतलब गरीब आदमी का घर नहीं उजड़ना चाहिए। तो इस पाठ में माटी वाली के बारे में बताया गया है बच्चों की माटी वाली किस तरह से अपना जीवन, उसका जीवन कितना कठिनाई से बीता है, कितना दर्द भरी उसकी कहानी है। इस पाठ में दिया गया है कि जीते जी उसको एक झोपड़ी तक भी नसीब नहीं है, अपना उसका ज़मीन भी नहीं है। तो ऐसा मतलब सिस्टम है उस समय के बारे में बताया गया है। तो इस पाठ को इसलिए लेखक बता रहे हैं ताकि जो है सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के जो गरीब लोग होते हैं उसकी क्या ज़िंदगी है, कैसे रहना चाहिए। कोई तो ऐसे होते हैं जिसके पास पैसे रखने के भी जगह नहीं है, मतलब कितने घर बंगला खरीदे हुए होते हैं, मोटर कार खरीदते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको एक झोपड़ी भी नसीब नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके ओर समाज को भी ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसी दयनीय अवस्था किसी की ना आए। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, और इसका मैं क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ, उसको भी आप एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं। और इसका मैं समरी भी बनाई हूँ, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और बच्चों, मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।